ये बहुजन मुक्ति पार्टी देश में क्रांति करने के लिए बनाई गई पार्टी है। एक जलजला है अपने आप में। ये एक राजनीतिक दल के साथ साथ में देश में आंदोलन का नाम बहुजन मुक्ति पार्टी है, जिसकी वजह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं कुछ राज्यों में, उनकी नींद हराम हो गई है। ये बहुजन मुक्ति पार्टी के इस जिला अधिवेशन के अवसर पर, ये जो जिला अधिवेशन है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं इस मौके पर कि ये जिला अधिवेशन जो लगाया हुआ है, ये राज्य अधिवेशन की तैयारी के अंतर्गत लगाया हुआ है। राजस्थान राज्य का अधिवेशन हम लोग लेने जा रहे हैं 1 अक्टूबर को, और 1 अक्टूबर को ये तो फिल्म का एक ट्रेलर मात्र है जो आपको यहां से आज दिखाया जा रहा है। असली पिक्चर तो वो 1 तारीख को 1 अक्टूबर को आपको दिखाई जाएगी, जो राज्य अधिवेशन में कई हजारों की संख्या में लोग आप लोग पहुंचेंगे। पूरे राजस्थान के 50 जिलों के लोग वहां पर उपस्थित होने वाले हैं। जब जिला अधिवेशन में आप लोग यहां पर इतनी भारी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हो सकते हैं, तो राज्य अधिवेशन में क्या हाल होगा। तो वो जो राज्य का अधिवेशन है, वो राज्य का अधिवेशन यादव समाज का सामुदायिक भवन कटारा पेट्रोल पंप के सामने, सड़क कॉलोनी सागवाड़ा, डूंगरपुर जिले में होने जा रहा है। वो हमारी आदिवासी बेल्ट है। हम लोग हर साल अलग अलग जिलों में राज्य का अधिवेशन लेते हैं, अलग अलग राज्यों में राष्ट्रीय अधिवेशन लेते हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों में लेने के पीछे कारण क्या है? हम हमारी शक्ति का निर्माण करना चाहते हैं, अपने लोगों में ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि केवल कांग्रेस का विकल्प भाजपा नहीं है, भाजपा का विकल्प कांग्रेस नहीं है। आपकी तीसरी शक्ति का भी निर्माण हो चुका है, और वो केवल आपके यहां बाड़मेर में ये कार्यक्रम नहीं चल रहे हैं, बल्कि भारत के अंदर में 22 राज्यों में बहुजन मुक्ति पार्टी काम कर रही है। आज की तारीख में 22 राज्यों के अंदर में हमारा नेटवर्क है। ये राजस्थान आपका एक राज्य है, मध्य प्रदेश आपके बगल में है, गुजरात आपके इस तरफ बगल में लगता है, हरियाणा आपके बगल में लगता है, दिल्ली प्रदेश में बहुजन मुक्ति पार्टी है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, इसके अलावा बंगाल में, और अगर हम दक्षिण भारत में जाते हैं तो केरल, कर्नाटक के अंदर में, तेलंगाना राज्य के अंदर में, आंध्र प्रदेश के अंदर में, इतनी 22 राज्यों के अंदर में हमारा नेटवर्क खड़ा हुआ है। कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। 2019 के अंदर में तीसरी शक्ति बन चुकी है। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था यहां पर, तो लोकसभा के अंदर में रमेश मेघवाल जी जो हमारे बीच में जिलाध्यक्ष हैं, आपके माध्यम से यहां पर आपको टिकट दिया गया था, तो तीसरे नंबर पर यहां पर आप वोट लेके आए थे। 26,000 जनता ने, क्षेत्र की जनता ने 26,000 वोट देने का काम उस वक्त में, कि नया इतिहास बनाने का काम जो कांग्रेस बीजेपी से पीछा छुड़ाना चाहते थे, तब से लगातार ये हम लोग समाज में काम कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा हो। ये बहुजन मुक्ति पार्टी उस क्रांति का नाम है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपकी नागरिकता छीनने वाला कानून बनाने का फैसला लिया था। वो नागरिकता छीनने वाला जो कानून था, वो कानून एनआरसी, सीए नाम का कानून, एनपीआर नाम का जो कानून था साथियों, वो उस कानून के विरोध में हम लोगों ने पूरा भारत बंद करवाने का काम किया था। 29 जनवरी 2020 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उस समय हम लोगों ने पूरे भारत का चक्का जाम किया था। जो हमारी नागरिकता छीनने वाला कानून बनाया गया था, बहुजन मुक्ति पार्टी ने कई बार भारत बंद करवाई। माननीय वामन मेश्राम साहब के आह्वान पर
चाहे वो जाति जनगणना का मुद्दा हो या हमारी मातृशक्ति को, महिलाओं को हिस्सेदारी देने की बात हो, या आए दिन उनके ऊपर में जो अन्याय अत्याचार होते हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से लचर हो गई है, इन तमाम जनता के हित में मुद्दों को उठा करके हम लोगों ने कई बार भारत बंद करने का काम किया। बेरोजगार युवाओं की शक्ति को आज सरकार कुचलने का काम कर रही है। ऐसे तमाम बिंदुओं को लेकर के हम लोगों ने समाज में पूरे देश भर में लड़ाइयां लड़ी हैं और तब जाकर के आज इतना बड़ा अधिवेशन आपके बाड़मेर जिले का इस सेड़वा के अंदर में हो रहा है। सम्मानित साथियों, बाड़मेर में 5 विधानसभाएं आती हैं। 2 विधानसभाएं आपकी जैसलमेर में लगती हैं। कुल मिलाकर के लगभग 7 विधानसभा होती हैं, 9 होती हैं, 7 तो केवल आपके बाड़मेर की है। तो इस तरीके से मिलाकर के पूरे लोकसभा की तैयारी और उससे पहले जो सामान्य निर्वाचन आपके यहां पर हो रहा है विधानसभा का, इन तमाम सीटों पर हम लोग अपने प्रत्याशी खड़ा करना चाहते हैं और इसकी तैयारी गांव-गांव, बूथ-बूथ लेवल पर हम लोगों ने शुरू कर दी है। समीक्षा के तौर पर यहां पर यह अधिवेशन हम लोग ले रहे हैं। तो हमारी कमियां खामियां कहां पर हैं, किस तरीके से हम हमारे समाज को एक दिशा देने का काम कर सकते हैं, हमारे समर्थन, हमारे साथ के बगैर हम सरकार बनने नहीं देंगे किसी की। या तो हम सरकार बनाएंगे राजस्थान में या हमारे सहयोग के बगैर हम किसी की सरकार बनने नहीं देंगे। इतनी बड़ी ताकत आज बहुजन मुक्ति पार्टी की राजस्थान में खड़ी हो चुकी है। साथियों, आज देश भर के अंदर में जिस तरीके से भारत के संविधान के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, भारत के संविधान की प्रतियों को भारतीय जनता पार्टी, ये संविधान विरोधी जो पार्टी है, ये डबल इंजन की सरकार में दिल्ली के जंतर मंतर के सामने संसद मार्ग पर संविधान की प्रतियों को जलाया गया, मगर उन संविधान द्रोहियों को, उन देशद्रोहियों को अभी तक फांसी नहीं हुई है। हमको अवसर मिलेगा आने वाले समय में साथियों, तो उन देशद्रोहियों को, उन संविधान द्रोहियों को जिन्होंने संविधान को जलाने का काम किया, उसकी प्रतियों को जलाया, उनको फांसी की फंदे पर पहुंचाने का काम करेंगे। ये लड़ाई हमारे मान सम्मान की है। आए दिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो केंद्र में बैठी हुई है, संविधान को बदलने की बात होती है, मगर जो कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, उनके मुंह पर ताले लटके हुए हैं। वो विपक्ष की पार्टी की हैसियत से कुछ बोलते नहीं हैं। ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। 57 साल तक कांग्रेस ने एक छत्र देश में राज किया, सभी प्रदेशों के अंदर में इनकी सरकारें थी। इंदिरा गांधी के समय से नारा लगाया करते थे। इंदिरा गांधी खुद नारा बोलती थी उस समय सभाओं में, रैलियों में, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। मगर भारत की गरीबी आज तक नहीं हटी है। गरीबों को ही हटाने का काम शुरू कर दिया है सरकारों ने, मगर गरीबी आज तक नहीं हटी। दोस्तों, कांग्रेस ने चेक किया, अर्जुन सेनगुप्ता कमेटी बनाई 2007 में, और अर्जुन सेनगुप्ता कमेटी ने यह छानबीन करके बताया कि भारत के अंदर में 83 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 6 रुपया से लेकर के 11 रुपए तक जो है, 6 से लेकर के 11 रुपए तक जो है अपना जीवन यापन करते हैं। अब 26 करोड़ लोगों की, आपको ताज्जुब लगेगा, 26 करोड़ लोगों की प्रतिदिन की, प्रति व्यक्ति की इनकम मात्र 6 रुपया है। ऐसा अर्जुन सेनगुप्ता कमेटी ने बताया। क्या करेंगे वो लोग? क्या अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? आप लोगों ने सोचा कांग्रेस ने हमारे साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया, चलो बीजेपी से न्याय मिलेगा हम लोगों को। बीजेपी और ज्यादा बड़े पैमाने पर हमारे लोगों का सत्यानाश करने पर तुली हुई है।
जो नरेंद्र मोदी राजस्थान में आकर के ये भाषण दिए थे, रैली को संबोधित किए थे और कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। मगर दोस्तों, वो नरेंद्र मोदी जी ने एक एक इंच को, एक एक देश की धरोहर को बेचने का काम कर रहे हैं। नारा उल्टा हो गया, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बचने दूंगा। बीएसएनएल को बेच दिया, रेलवे विभाग को बेच दिया, सारी बैंकों को बेचने का काम चालू है। हर क्षेत्र के अंदर में यह बेचने का कार्यक्रम चालू है। उद्योगपतियों को, यहां की संपत्तियों को लुटवा करके विदेशों में भगाने का काम चालू है। नीरव मोदी अरबों खरबों रुपए लेकर के देश से चंपत हो गए। विजय माल्या अरबों खरबों रुपए की संपत्ति को लेकर के देश से रफू चक्कर हो गए और चौकीदार सोते रह गए। चौकीदार की नींद अभी तक नहीं टूटी है। देश भुखमरी के कगार पर है, अर्ध भुखमरी के कगार पर है। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने की बात कही गई थी, आपसे वादा किया गया था, आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा। मोदी मोदी चिल्लाती थी देश की जनता, लेकिन क्या नौकरी मिली? मैं इस अधिवेशन में आए हुए साथियों से पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को आपको नौकरी मिल रहा? हाथ उठाओ। आपके बेटा, आपकी बेटियां घर में बैठे हुए हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद नहीं बैठे हैं, 1 रुपए का कोई काम धंधा उनके पास में नहीं है। विदेश से काला धन ला करके 15-15 लाख रुपए आपके खाते में भिजवाने की बात कही थी इन बहरूपीय लोगों ने, मगर 15 रुपया किसी के खाते में आज तक नहीं आया। 15 लाख की तो बहुत बड़ी बात है, झूठ बोला। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई। किसानों की आय दोगुनी तो छोड़ दीजिए, 850 किसानों को मौत की घाट डालने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने 1 मिनट के लिए, छोड़ दीजिए भैया, 1 मिनट के लिए उन अन्नदाता किसानों के लिए मिलने के लिए समय नहीं निकाला। और घंटा बजाने के लिए, मंदिरों में आरती उतारने के लिए, गंगा की आरती करने के लिए घंटों भर का समय इनके पास में है, मगर अन्नदाता किसानों का अपमान किया। उनकी हत्याएं हुई, एक तरीके से सरकार ने उनकी हत्या करने का काम किया। इतना बड़ा धोखेबाजी, इतना बड़ा षड्यंत्र इस देश के अंदर में, देश के अन्नदाता किसानों के साथ में हुआ। और विपक्षी पार्टी चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। कांग्रेस पार्टी ने कोई आंदोलन नहीं किया, उसके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी देश के लोगों को न्याय दिलाने के लिए। राजस्थान की हालत देख लीजिए आप लोग, कितने रास्तों का विकास हो रहा है। अशोक गहलोत जी की सरकार है, केवल ड्रामा हो रहा है। देश के अंदर में वही हाल है और राजस्थान राज्य के अंदर में हर दिन कोई न कोई महिला किसी न किसी बेटी का बलात्कार का शिकार होती है। आप लोगों को नौकरियों के हालत क्या है? किसानों के लिए जो दोगुनी आय करने की बात थी, कहां कितना क्या हो रहा है? ये केवल कोरे वादे हो रहे हैं इन लोगों के, धरातल पर इनका कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए साथियों, ये बदलाव करने की जरूरत है, परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। आपके साथ में धोखाधड़ी हो रही है, आपके वोट की वैल्यू को जीरो किया जा रहा है। यही वो कांग्रेस पार्टी है जिसने ईवीएम नाम का राक्षस लाने के लिए संसद में बिल लाने का काम किया था। और 2004 से, जब से ईवीएम से सरकारें बनने लगी हैं, पहले आप लोग देखते थे कि अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती थी, भारतीय जनता पार्टी किसी को टिकट अगर नहीं देती थी, किसी का टिकट कट जाता था, तो वो आदमी निर्दलीय खड़ा होकर के जनता के द्वारा चुन करके आता था कि नहीं आता था? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से। निर्दलीय व्यक्ति को, किसी पार्टी ने उसको टिकट नहीं दिया, मगर निर्दलीय खड़ा होता था और जनता उसको चुन करके भेजती थी।
मगर जब से ईवीएम आई है देश के अंदर में, तब से निर्दलीय व्यक्तियों का जीतना मुश्किल हो गया है। जो सत्ताधारी पार्टियां होती हैं, केवल उन सत्ताधारी पार्टियों का ही बहुमत आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिसके हाथ में ईवीएम, जिसके हाथ में सत्ता है, वो सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग करता है। 2004 से लेकर के 2014 तक 10 साल तक कांग्रेस देश में राज की ईवीएम के द्वारा घोटाला करके, और 14 के बाद में अभी 24 आने वाली है। 9 साल बीजेपी को हो गया है घोटाला करके देश की सत्ता पर बैठी हुई है। दोनों मिलकर के एक दूसरे की पीठ की खुजली को मिटाने का काम कर रहे हैं और देश की जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम हो रहा है। लोकतंत्र के नाम पर केवल नौटंकी हो रही है। आपके वोट की वैल्यू 0 हो रही है। इस लड़ाई को भी हम लोगों ने बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से उठाने का काम किया। सारे देश में आंदोलन खड़ा किया हम लोगों ने। आपके राजस्थान में एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार हम लोगों ने सारे राजस्थान की परिवर्तन यात्रा ईवीएम का भंडाफोड़ करने वाली निकाली। तब कुछ लोगों में जागृति आई और हम चाहते हैं कि हमारे लोगों का वोट का अधिकार सुरक्षित रहे। हम चाहते हैं कि उनको अपना सही प्रतिनिधि चुनने का मौका मिले। ये लड़ाई अभी जारी है साथियों। शासन करती जमात बनना है हम लोगों को आने वाले समय में। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, जाओ अपने घरों के दीवारों पे लिख दो, तुम्हें देश की शासन करती जमात बनना है, हुक्मरान बनना है, देश का मालिक बनना है। उस समय कहा था जब हमारे लोगों के घरों में दीवारें नहीं हुआ करती थी। मगर आज 75 साल के बाद भी करोड़ों लोगों के पास में अपना घर नहीं है, आज भी दीवारें नहीं है। वो फूस के छान छप्परों के मकानों में रहने के लिए मजबूर है। उनके पास आज की तारीख में भी मकान नहीं है। झुग्गी झोपड़ियों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। राजस्थान तो और भी ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका है। 75 साल पहले कहा था, मगर आज की तारीख में भी उससे भी बदतर स्थिति बनाने का काम इस देश के अंदर में। जिनको आप लोग अपनी सरकार मानते हो, जिनको आप लोग वोट देकर के चुनने का काम करते हो, केवल उन कुछ लोगों का ही फायदा हो गया है। जनता तो आज भी बेहाल है। तो आप लोगों के साथ में न्याय होना चाहिए। आप लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली, हमारी महिलाओं का आत्मसम्मान बचाने वाली, हमारे नौजवानों का भविष्य आपकी बहुजन मुक्ति पार्टी के अंदर में सुरक्षित है। इस लड़ाई को हम पूरे भारत भर में लड़ रहे हैं। राजस्थान में आपको जन जन तक, घर घर तक इस विचार को पहुंचाना है। राजस्थान के अंदर में, बाड़मेर के अंदर में, हर बूथ लेवल पर आप लोगों को इस लड़ाई को लेकर के पहुंचना है। तब जाकर के साथियों आपके साथ में न्याय होगा और आप लोग देश के मालिक बन सकते हो। दूसरों के महलों में जाने की बजाय जो खुशी अपनी झोपड़ी में मिलती है, अपना जो होता है, अपना जो घर होता है, उसकी बात ही कुछ और होती है। कांग्रेस को हमारे लोग हुक्मरान बना सकते हैं। कांग्रेस हमारे लोगों की पार्टी नहीं है। कांग्रेस को बनाने वाले लोग 3.5% जाति के शासक वर्ग के लोग हैं, जिनकी संख्या भारत में केवल चींटी के समान है। 100 में से 3.5% संख्या बल रखने वाले लोग कांग्रेस पार्टी को बनाने वाले लोग हैं। चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, तिलक, आगरकर, गोखले, ऐसे उस समय के 90-3.5% के लोगों ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में किया था। हमारी पार्टी नहीं है। हमारे लोगों ने उसको देश की गद्दी पर जरूर बिठाया, हमारे साथ सहयोग के बगैर, शेड्यूल कास्ट के लोगों के सहयोग के बगैर, शेड्यूल ट्राइब के आदिवासियों के साथ समर्थन के सहयोग के बगैर कांग्रेस पार्टी देश की गद्दी पर नहीं बैठ सकती है। जो ग्राम
पंचायत का पंच नहीं चुन सकते हैं अपनी संख्या बल के हिसाब से, वो विधायक और एमपी कैसे चुन सकते हैं? हमारी मदद से, पिछड़े वर्ग के लोगों की मदद से, मुसलमान भाइयों की मदद की वजह से कांग्रेस पार्टी देश में 57 साल तक राज की, हमारी नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर कांग्रेस को जलता हुआ घर कहते थे, इसमें जो जाएगा जल के राख हो जाएगा, कभी उसका उद्धार होने वाला नहीं है। सारी जिंदगी लड़ाई, सारी जिंदगी खपाने का काम बाबा साहब अंबेडकर ने किया और बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें लिखी उन्होंने। व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल्स नाम के ग्रंथ लिखा। कांग्रेस और गांधी ने हम अछूतों के लिए क्या किया? जब उन किताबों को हम लोग पढ़ेंगे, हमारे लोग पढ़ेंगे, आज बहुत बड़े संख्या में पढ़े लिखे लोग हैं, ये अधिकार भी आप लोगों को बाबा के संविधान से मिला है पढ़ने का, पहले नहीं था। आज हमारी बहुत सारी बहनें, हमारी माताएं मंच पर बैठी हुई हैं, इनको केवल चूल्हे चाकी तक सीमित रखा हुआ था शासक जाति के लोगों ने। ये बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है जिसकी वजह से आप लोग सरपंच बन के बैठी हुई हैं। बाबा साहब के संविधान की वजह से ही आज आपको मान सम्मान मिला है, कांग्रेस ने नहीं दिया। कांग्रेस के लोग तो इतने जालिम लोग हैं, कांग्रेस के लोग तो इतने घाघ लोग थे। जब बाबा साहब अंबेडकर लंदन में आप लोगों के लिए वोट के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये गांधी और कांग्रेस के जो मक्कार लोग हैं, ये कह रहे थे उस समय कि वोट का अधिकार सभी लोगों को नहीं मिलना चाहिए। आपको सुनकर के हैरानी होगी, मैं खास तौर पर अपनी बहनों को, अपनी माताओं को बताना चाहता हूं कि जिस समय बाबा साहब अंबेडकर आप लोगों को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए लंदन में लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय ये शैतान गांधी और कांग्रेस के लोग कह रहे थे नहीं 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 नहीं, भारत की समस्त प्रजा को वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो अंग्रेजों ने पूछा किसको होना चाहिए? इन कांग्रेसियों से पूछा किसको होना चाहिए? तो कांग्रेस और गांधी के लोगों ने उस समय अंग्रेजों से कहा कि अंबेडकर जो बोल रहे हैं समस्त प्रजा को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, इनकी बात ना सुनी जाए। केवल जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ग्रेजुएट लोग हैं, जो सरकार को टैक्स देने का काम करते हैं, जिनकी इनकम ज्यादा होती है, उन्हीं लोगों को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा गांधी और कांग्रेस के लोग अंग्रेजों को बताने का काम कर रहे थे। मगर बाबा साहब अंबेडकर ने किसी की भी बात को नहीं सुनने दिया गया। अंग्रेजों को समझाया, मैं इन लोगों की किसी भी बात को सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि मेरे लोग आज गरीब हैं। ये देश की बहुसंख्यक जनता अगर गरीब है, भूखमरी के कगार पर है, तो इसके लिए हमारे लोग जिम्मेदार नहीं है। ये कहते हैं पैसे वालों का वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, इनकी इनकम ज्यादा है उनकी होना चाहिए। तो हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है आज, इसके लिए हमारे लोग जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार हैं इनके धर्मशास्त्र, जिन्होंने हजारों साल तक हमारे लोगों को छोटी कौड़ी भी रखने का अधिकार नहीं दिया। इनको डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए। इतनी बड़ी बात बाबा साहब अंबेडकर ने उस समय कही थी। और हमारे लोग अनपढ़ हैं, जाहिल है, तो इसके लिए भी ये मनुस्मृति और तमाम पाखंडवादी जो धर्मशास्त्र है वो जिम्मेदार है। इसके लिए हजारों साल से हमारे लोगों को कागज कलम पेंसिल हाथ में छूने नहीं दिया, पढ़ने नहीं दिया। इसलिए हमारे लोग ग्रेजुएट कैसे होंगे? मैं इनकी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने इस बात को अंग्रेजों से कहा, अंग्रेजों ने इन बात को माना, कहा ये बात तो बराबर कह रहे हैं अंबेडकर जी। तो बाबा साहब से पूछा, आप ही बताइए क्या आधार होना चाहिए? बाबा साहब ने कहा, जो इस धरती पर पैदा हुआ है, भारत की सरजमी पर जो पैदा हुआ है, निश्चित तौर पर उसकी उम्र बढ़ना तय है। कोई कितना भी बद्दुआएं देने का काम करे, रात दिन मंत्रोच्चारण करके उसके मरने की कामना करे, मगर वो मरने वाला नहीं है। उससे मरने वाला है क्या? किसी के कोसने से
नहीं बनने वाला है। जो पैदा हुआ है उसकी उम्र बढ़ना तय है। बढ़ते बढ़ते जिसकी उम्र 21 साल हो जाए उसको अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। जो आज की तारीख में 18 साल हो गई है। आज हर 18 साल का नौजवान पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, टाटा बिरला अदानी अंबानी हो या झाड़ू लगाने वाला मजदूर किसान हो, हर व्यक्ति के वोट की कीमत एक होती है या आगे पीछे ज्यादा कम होती है? यही तरीका है दोस्तों। आज की तारीख में अदानी अंबानी अगर वोट डालने जाता है तो जिस दिन काउंटिंग होती है उसका भी वोट एक ही गिना जाता है। गिना जाता है कि नहीं गिना जाता? और आज की तारीख में झाड़ू लगाने वाला मजदूर किसान अनपढ़ जाहिल अंगूठा टेक हो, अगर वो वोट डालने जाता है उसका भी वोट एक ही गिना जाता है। अदानी के बराबर आपको खड़ा कर दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने। यह है ताकत आपको वोट की। मगर इस वोट की ताकत को ईवीएम के द्वारा आज खतरे में डाल दिया है और इसकी शुरुआत कांग्रेसियों ने किया। इतनी खतरनाक है कांग्रेस पार्टी, ये आस्तीन का सांप है। आस्तीन का सांप के बारे में आप लोग जानते होंगे। आस्तीन में छुपा हुआ, हरी घास में छुपा हुआ हरा सांप है, काटता है और छुप जाता है, पता नहीं चलता किसने काट दिया और आदमी मर जाता है। बीजेपी खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, मगर कांग्रेस छुपा हुआ दुश्मन है। इनको पहचानना जरूरी है दोस्तों आप लोगों को। इस अधिवेशन के मौके पर आप लोगों को जब यह मालूम होगा कि आपका दोस्त और दुश्मन कौन है, तब आप सही मायने में अपने आने वाले भविष्य के बारे में, अपने आने वाले पीढ़ियों के, अपने बच्चों के बारे में सही रास्ता चुन सकते हो, उनको रास्ता दिखाने का काम कर सकते हो, अपने समाज को बचा सकते हो इन धोखेबाज लोगों से। साथियों, ये वोट डालने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको दिलवाया और वही लोग आज नौटंकी कर रहे हैं। केवल एक वोट डालने का अधिकार ही नहीं, बल्कि 4 अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर लंदन में जाकर के लड़ झगड़ करके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आप समाज के लोगों के लिए लेकर आए। पहली बात, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, गरीब हो या अमीर हो, एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब वयस्क मताधिकार का अधिकार होना चाहिए। हर व्यक्ति को, हर 18 साल के व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो सामान्य समाज का हो, चाहे वो SC ST OBC समाज का हो। एक अधिकार है। मगर जो हजारों साल से पीड़ित लोग हैं, हजारों साल से सताए हुए गरीब गुरबे लोग हैं, उन लोगों को 2 बार वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। जो SC और ST के लोग हैं उनको 2 बार वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। इसका मतलब क्या है मालूम आपको? SC और ST के लोग ही खड़े होंगे चुनाव में और SC और ST के लोग ही उनको चुनने का काम करेंगे। सामान्य जाति के लोग उनको वोट डालने का काम नहीं करेंगे। SC और ST के लोग जो होंगे, पहले वोट से जनता उन SC और ST के लोगों को ही चुनने का काम करेगी, चाहे SC ST किसी भी जाति का वो हो। उससे क्या होगा मालूम है? जो समाज में सबसे लड़ाकू आदमी है, लड़ने भिड़ने वाला आदमी है, समाज के लिए आवाज बुलंद करने वाला आदमी है, वो अलग अलग जातियों में से जो सबसे ताकतवर होगा, समाज के लिए मर मिटने का जो काम करेगा, पहले वोट से जनता उसको चुनने का काम करेगी और SC ST के लोग ही उसको वोट डालने का काम करेंगे। ये है एक वोट का अधिकार। जब एक बार चुन करके वो अपनी जनता एक वोट से वो भेज देंगे संसद में या विधानसभाओं में, तो फिर दोबारा चुनाव होगा बची हुई सीटों का, फिर वो सामान्य चुनाव होगा। दूसरी बार में फिर दोबारा SC ST के लोग खड़े हो सकते हैं, जो पहली बार में हार गए थे वो भी खड़े हो सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो दूसरे वोट से सभी लोग उसको चुनने का काम करेंगे। तो पहले वोट से हमारे लोगों ने ही, SC और ST के लोगों ने जब चुन करके भेज दिया दिल्ली की पार्लियामेंट में,
या राजस्थान की जयपुर असेंबली में हमारे लोगों को विधानसभा में चुन के भेज दिया, तो उनको टेंशन रहेगी किसी बात की? अरे पहली बार में जो लड़ाकू लोग थे उनके तो वहां पहुंच गया चुन करके पहले वोट से, दूसरे वोट से दोबारा भी भेज सकते हैं उन लोगों को। तो ये सामान्य बिरादरी के लोग जो हैं वो आपके बीच में आएंगे और कहेंगे भैया आपका तो पहुंच गया है, कम से कम आप इस बार हमको वोट डाल दो। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आपको 2 वोट डालने का अधिकार है, एक बार तो आपने अपने जितवा करके भेज दिए, दूसरी बार हमको भी चुनवा दीजिए। आप आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे और फिर आप उनसे बार्गेनिंग करेंगे, अच्छा हम आपको चुन के भेज सकते हैं, मगर हमारे लिए आप क्या करने वाले हो? क्या हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हो? ये फला फला हमारी समस्या है, तो हम आपको चुन के भेजे, नहीं तो क्यों ना हम लोग पिछड़ी जाति के लोगों को चुन करके भेजे, आप ही को क्यों भेजा जाए? तो आप उनसे बार्गेनिंग कर सकते हो। तब वो कहेंगे नहीं 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 हम आपका ये काम पक्का करने ही वाले हैं। तो आप चाहो तो उनको चुन सकते हो, चाहो तो दूसरे वोट से भी उनको नहीं चुन सकते हो। एससी और बीसी के लोग देश और राजस्थान प्रदेश की पूरे देश पर हमारे लोगों का, इस देश के मूल निवासियों का राज स्थापित हो सकता था। यह बात गांधी और कांग्रेस के लोगों को पता चली और उन्होंने कहा इससे तो भयंकर खतरा हो सकता है, हजारों साल से हमने इन लोगों को गुलाम बना के रखा हुआ है, ये लोग देश के हुक्मरान बन गए तो हमारा वर्चस्व ही नहीं हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। इसलिए ये 2 बार वोट डालने का अधिकार इनको नहीं मिलना चाहिए, केवल एक ही बार वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। और सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह पर ज्वाइंट इलेक्टोरेट कांग्रेसियों ने लागू करवाया। तो आज की तारीख में ज्वाइंट इलेक्टोरेट की वजह से, संयुक्त मतदान प्रणाली की वजह से आपके बीच में सच्चे और ईमानदार नेता चुन के नहीं जाते हैं। ये रिजर्व सीट है आपकी, यहां से या 8-10 लोग दावेदारी कर रहे हैं, अगर सबसे ज्यादा दलाल जो आदमी होगा उसको कांग्रेस या भाजपा के गुंडे टिकट देने का काम करेंगे और कहेंगे आपकी जाति की दुहाई देंगे वो लोग, ये आपकी बिरादरी का है, ये सबसे बड़ा दलाल आदमी है, इसी को चुनवा करके भेजो, ये तुम्हारी आवाज उठाएगा। मुंह पर ताले लटका दिए जाते हैं, बोल नहीं सकता, उसकी औकात नहीं है, 2 कौड़ी की भी। देख लीजिए आप लोग इतने समय चुनवा के भेज रहे होंगे, कौन से समाज की मुद्दे की बात करते हैं, विधानसभा में कितने लोग बोलते हैं, इनमें से आपको केवल ये दिखाया जाता है आपकी जाति का आदमी है, इतने साल से पार्टी की सेवा कर रहा है, आपकी कुछ नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति को यहां से टिकट दिया जाता है और आपको चुना करके कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। बुरा लगे इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं, आपके अंतस की आवाज को जगाने के लिए। लगेगा, लगने दीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर को भी वो जो खड़ा खोटा सुनाते थे, तब लोगों को 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 4 बार में, 10 बार में उनको समझ में आता था। माननीय काशीराम साहब की बातें भी लोगों को चुभती थी, चुभने के लिए ही वो बोलते थे। और धीरे धीरे जब ज्यादा समझने के लिए लोगों को समझाया गया तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 4-4 बार उत्तर प्रदेश जैसे भारत के सबसे बड़े राज्य में काशीराम साहब की लोगों ने बात को माना और 4-4 बार सरकारें बनाने का काम किया। ये बात अलग है कि आज की तारीख में काशीराम साहब के नाम पर दावा करने वाली बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, जो उत्तर प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री रही, आज उसका अस्तित्व खतरे में पड़ा हुआ है। जो अपना नहीं बचा सकती, उत्तर प्रदेश में 1 सीट भी नहीं बचा सकती है, वहां यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं हम बसपा के इतने सारे लोगों को जिताएंगे। कुछ भी नहीं करने वाले हैं, केवल कांग्रेस की दलाली कर सकते हैं, बीजेपी की दलाली कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ करने की उनकी औकात नहीं है। 6 के 6 2 बार जो है 6 क्षेत्र की जनता ने, राजस्थान के हमारे साथियों ने 6 बार जो है 6 लोगों को विधानसभा में पहुंचाया, मगर कांग्रेस निगल गई उनको। 6 के 6 विधायकों को कांग्रेस ने कटक लिया और आज कोई नाम लेने वाला नहीं बचा है उनका जो है। इसलिए किसी भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। इस अधिवेशन के मौके पर नौजवान साथियों को, हमारी मातृशक्ति को, हमारे बड़े बुजुर्गों को ये संकल्प लेना होगा, चाहे जो भी परिणाम हो,
मगर निश्चित तौर पर हम जीतने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और हमारा वोट कांग्रेस और भाजपा के इन हमारे सत्यानाश करने वाली पार्टियों को बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। हमारा वोट हमारे लोगों को मिलना चाहिए। 26,000 वोट आपके क्षेत्र की जनता ने जब रमेश जी को दिया था, एक इतिहास है कि नहीं है अभी आपके पास? तो क्या हमारे विधायक नहीं बनेंगे? यहां से गारंटी से बनेंगे। पहले हम तीसरे नंबर पे थे, इस विधानसभा में हम लोग दूसरे नंबर पे आएंगे। 7 में से कम 3 सीटें तो हम जीत के पाएंगे। ठीक है, 7 में चलो 2-2 कांग्रेस भाजपा ले लेगी आपस में लड़ करके, तो क्या 3 सीटें हमको नहीं मिलेंगी 7 में से? गारंटी से मिलेंगी दोस्तों। ये सब आप लोगों के ऊपर निर्भर है। तो ये सब जब आप लड़ेंगे, फिर लोकसभा का चुनाव होगा 6 महीने के बाद में, तो क्या आप अपना लोकसभा का सांसद नहीं चुनेंगे? गारंटी से चुन सकते हैं। इसके लिए सारी तैयारी आप लोगों को करनी है। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत आपके सेवड़ा से जिलाधिवेशन से होने वाली है और कांग्रेस और इन भाजपा के तमाम जो नेता लोग हैं, दूसरों के घरों में जा रहे हो, वहां आपकी कोई इज्जत नहीं है। मैं तमाम उन नेताओं से, बहुजन समाज के भाइयों से कहना चाहता हूं, यह आपका अपना घर है। वहां किराए के घरों में मालिक कब आपको लात मार के भगा देगा, आपका कोई इज्जत होने वाला नहीं है वहां पर। यह आपके स्वाभिमान की बात है। बहुजन मुक्ति पार्टी आपकी अपनी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आपकी अपनी पार्टी नहीं है। जैसे कांग्रेस 3.5% के शासक वर्ग के लोगों की पार्टी है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी भी उन्हीं 3.5% लोगों की दूसरी पार्टी है। ये हमारी नहीं है, मगर हमारे लोग अंधभक्त बन करके उनको ताकत देने का काम करते हैं। चींटी को हाथी बनाते हैं। चींटी को चींटी ही रहने दो। अगर चींटी गलती से आपकी इधर कंधे पे काट लिया, तो ऐसे जब आपका हाथ जाएगा तो ऐसे बिल्कुल मसल डालोगे उसको, चींटी को खत्म कर दोगे उसको, उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। अगर बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC के लोग वो चींटी को हाथी बनाने का काम करते हैं वोट की ताकत देकर के, अगर उसको चींटी ही रहने दिया जाए तो अपना हाथी बनाओ। आप बहुत संख्यांक लोग हो, वोट की ताकत आपके हाथ में है। मानवर काशीराम साहब ने एक नारा दिया था, गरीब से गरीब आदमी, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को समझ में आया, हमारी माता बहनों को समझ में आया। उन्होंने कहा था, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। है कि नहीं आपकी बात? वोट बताइए। काशीराम साहब की ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सरपंच जी, आई कि नहीं आई थी? वोट हमारा, अरे हमारे पास ही वोट है। ये देश में सबसे बड़ी संख्या पिछड़ी जातियों के लोगों की है। आधी से ज्यादा आबादी पिछड़े वर्ग के लोगों की है। ओबीसी जिसको कहा जाता है। 1931 के आंकड़े के आधार पर 1931 जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उन्होंने जनगणना करवाई थी, जाति जनगणना करवाई, हर जाति के आंकड़े इकट्ठे किए, तो मालूम चला कि पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या कितना है? 52% है। 1931 में 52% अंग्रेजों ने गिन के बताया, तो अभी कम हो गई या ज्यादा हो गई होगी? कैसे कैसे कह सकते हो आप लोग? उसका कोई आधार मापदंड है आपके पास में? और इस संख्या तो हमारे लोग ही बढ़ाते हैं। आप देखो जाके बाबनों के घरों में एक बच्चा पैदा बड़ी मुश्किल से होता है, और वो दिन रात उनके बाबा तमाम जो पाखंडी लोग कहते हैं, अरे 10-10 बच्चे पैदा करो, 20-20 बच्चे पैदा करो। साला एक भी नहीं पैदा करने की जिनकी औकात है, वो कहते दूसरे लोग 10-10 पैदा करो, जो एक भी नहीं कर सकते। तमाम साध्वी कहती हैं। मैं कोई काल्पनिक नहीं बता रहा हूं आप लोगों को, अखबारों में छप के आया, मीडिया में बोला है इन लोगों ने, मुसलमान देश के लिए खतरा है, ऐसा दुष्प्रचार किया जाता है। मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, वो 4-4 शादियां करते हैं, 10-10 बच्चे पैदा करते हैं। मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। हिंदुओं आप क्यों नहीं कर रहे हो?
अरे उनको करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। हमारे लोग तो बहुत सारे संख्या बल में हैं, अपनी चिंता करो। जब उनकी जान खतरे में आती है, हमारे लोग जागृत होते हैं, तो वो चिल्लाते हैं देश खतरे में है, हिंदू खतरे में है। मगर जब हिंदू लोग, वो जो जिनको हिंदू कहते हैं SC ST OBC के लोगों को, जब वो लोग अपने अधिकार मांगते हैं, भैया हमारी तो 15% संख्या है, ऐसा बाबा साहब ने संविधान में लिख के बताया है, हम 15% है, 100 में 15 शेड्यूल कास्ट के लोग हैं देश के अंदर में, हमारी हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रहे हो? 15% नौकरियां क्यों नहीं दे रही है कांग्रेस बीजेपी के लोग हमें? दीजिए। 75 साल हो गई है, 11.5% ही हमारे लोगों को नौकरियों में हिस्सेदारी मिली है। 3.5% पे पंडित जी डाका डाले हुए हैं। पता है हमारे लोगों को? कौन बताएगा? कांग्रेस के लोग बताने वाले आप लोगों को? बीजेपी के लोग बताने वाले आपको? नहीं बताएंगे। 11.5% केवल संवैधानिक अधिकार शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिले। और जो आदिवासी समाज है, जिसकी 7.5% संख्या है भारत के अंदर में, राज्यों में अलग अलग हो सकती हैं, मगर देश की बात मैं कर रहा हूं, उनको आज की तारीख में केवल 6% ही हिस्सेदारी मिली है। और अभी तो VRS CRS देकर के उनको निकाला जा रहा है नौकरियों से, नई भर्ती हो नहीं रही है, और भी कम हो गई है। 8% पर उनके भी डाका डाला हुआ है उन लोगों ने। और 52% OBC की संख्या है, केवल 27% आरक्षण 1992 में उनको दिया गया। आज तक केवल 3.5-4% ही लागू हुआ है। 27% केवल कागजों में है, नोटंकी हो रही है। तो हमारे लोग संख्या बल में हैं, मगर हमारे लोगों को अधिकार, ये शासन सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, ये कांग्रेस और भाजपा के जो गुंडे लोग हैं, ये हमारे लोगों को अधिकार नहीं दे रहे हैं। ये पार्टियां हमारे लोगों को संविधान के तौर पर दिए हुए अधिकारों पर अमल नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को अपने अधिकार लेने के लिए अपनी पार्टी को मजबूत करना होगा। अपने पार्टी को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाना है, तब जाकर के दोस्तों देश में बदलाव होगा। और ये बदलाव करने के लिए आज हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं, संकल्प लेते हैं इस बात के लिए। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। आज आप देख रहे होंगे देश में चर्चा क्या हो रही है। आज भी नई पार्लियामेंट के अंदर में प्रवेश हो रहा है, और चर्चा क्या कर रहे हैं कांग्रेस भाजपा के लोग? देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है क्या होता है 1 नेशन 1 इलेक्शन? एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। मैं हिंदी में आपको समझा रहा हूं। यानी कि लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव एक साथ में होना चाहिए। तो जिसकी सरकार में होगा जो आदमी, वो सारा विधानसभाओं पर और लोकसभा पर एक साथ कब्जा कर लेगा, दूसरे का नंबर भी नहीं आने देगा। होता है कि नहीं होता है? जो सरकार में होता है उसके अंदर में सारी प्रशासनिक मशीनरी होती है। DM उसका होता है, कप्तान उसका होता है, चुनाव आयोग के अधिकारी सारे उसके नियंत्रण में होते सरकार में। और एक साथ में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो जाए तो कोई दूसरा जीत पाएगा? ये भाजपा के लोग एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रहे हैं। हम ये कहते हैं बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से, ये देश में आप एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रहे हो, एक राष्ट्र एक शिक्षा की बात क्यों नहीं कर रहे हो? 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं होनी चाहिए? गरीब का बच्चा हो या कलेक्टर का बच्चा हो, एक ही विद्यालय में पढ़ेगा, एक जैसी शिक्षा अर्जित करेगा। इस देश में राजस्थान बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, मध्य प्रदेश बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, ISC बोर्ड है। इतने प्रकार के बोर्ड चल रहे हैं। गरीब का बच्चा चुंगी वाले स्कूल में पढ़ रहा है, दलिया खिचड़ी खाता है, हाथ पोंछता है, चला आता है। क्या वो कलेक्टर बनने का सपना देख सकता है? देख सकता है क्या? नहीं देख सकता है। एक बार अपने झोले में
कागज पेन पेंसिल कॉपी किताब ले जाना भूल जाता है, मगर थाली कटोरी चम्मच है कि नहीं उस झोले के अंदर में ये नहीं भूलता है, क्योंकि मास्टर जी वहां पर आज खीर खिलाने वाले हैं। और पहले हमारे माँ बाप बड़े बुजुर्ग, आप लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग पहले देखते होंगे कि बच्चा जब 5-6 महीने में काका काका नहीं सीखता था, गिनती पहाड़े नहीं सीखता था, तो कान पकड़ के मास्टर जी के पास लेके जाते थे। जी होता था नहीं, अरे मास्टर जी क्या पढ़ाते हो आप, मेरा बच्चा अभी तक कुछ सीखा नहीं है, क्या पढ़ाई पढ़ाते हो आप लोग, अभी तक इसको गिनती पहाड़े नहीं आया, अभी तक ओलम नहीं पढ़ना सीखा। ये मास्टर को डांटते थे, इसकी पिटाई लगाओ, डांटो फटकारो, कुछ भी करो, मगर मेरा बच्चा होशियार होना चाहिए। मगर कांग्रेस भाजपाइयों ने क्या किया है पता है आपको? आज की तारीख में विद्यालयों को भोजनालय बना दिया है, और सरपंच जी को पकड़ा जाता है, सेक्रेटरी को पकड़ा जाता है। अरे मेरा बच्चा कल भूखा चला गया, माँ बाप पहले पढ़ाई की शिकायत करते थे, अभी जाकर के खाने की शिकायत करते हैं। कल खीर बनाई थी, पूड़ी बनाई थी, मास्टर जी मेरा बच्चा आपने खाना नहीं दिया, ये तो बड़ा अन्याय कर दिया हमारे साथ में। तो ये होता है। और पढ़ाना तो दूर की बात है, उनको धकेल पास करो। अगर फेल करेंगे तो अगली साल सरकार को फिर से बजट बनाना पड़ेगा, फिर से खाना खिलाना पड़ेगा। कक्षा 1 में फेल हो गया तो फिर दोबारा कक्षा 1 के लिए फिर से उसको खाना खिलाना पड़ेगा। धकेल पास करो, पास करो। एक बार कक्षा 1 में पास कर दिया, फिर दूसरे में पास कर दिया, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं तक फेल ही मत करो। होता है ना सरपंच? और कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक किसी बच्चे को, बेटा हो या बेटी, फेल नहीं किया जाएगा तो माँ बाप क्या सोचते हैं, मेरा बच्चा कितना होशियार है भाई, तो एक भी बार फेल नहीं हुआ अभी तक, 8 तक पास ही पास होता जा रहा है। अबे पढ़ेगा, एग्जाम देगा, तब तो पता चलेगा फेल हो रहा है पास हो रहा है। और नवी बजे बोर्ड की परीक्षा में जाएगा तो उस बच्चे से पूछो जो धकेल पास होके आया है खाना खा खा करके, हाथ पोंछ करके, बेटा जरा आपने अपना नाम लिखो, अपनी मम्मी का नाम लिखो, पापा का नाम लिखो, चाचा का, दादी का, दादा का नाम लिखो। बोले क्या अंकल जी मजाक कर रहे हो, मुझे मेरा नाम लिखना नहीं आता, बताओ मैं कहां लगाऊं? मेरा नाम लिखना नहीं आता, तुम अम्मा दादा की बात कर रहे हो। आपके बच्चों के भविष्य को चौपट करने का काम किया इन कांग्रेसियों और इन भाजपाइयों ने। मिड डे मील की योजना कांग्रेस ने बनाई, बीजेपी के लोग आज उस पर अमल कर रहे हैं। आपको पता नहीं है देश में क्या चल रहा है, कौन बताने वाला है आप लोगों को? ये बहुजन मुक्ति पार्टी है जो गांव गांव जाकर के अपने लोगों को समझाने का काम कर रही है। मुझे कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा है, मेरा भी परिवार है, मेरा भी घर है। मैं हजारों किलोमीटर चल करके आपके यहाँ बिघड़ों में आकर के, और यहाँ जैसलमेर, तमाम जो थोड़ा भूमि है, आपकी क्रांतिकारी धरती है, यहाँ आकर के मैं आज सम्मेलन लेने की मुझे क्या जरूरत पड़ी है? जैसे बाबा साहब अम्बेडकर को उस समय समाज की चिंता थी, देश की चिंता थी, अपने समाज के लिए अधिकार लड़ाए। बाबा साहब अम्बेडकर आपकी किसी जाति के थे क्या? आपके कोई रिश्तेदार थे क्या? आपके राजस्थान के रहने वाले थे क्या? मगर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में ऐसा अधिकार दिया, रहने वाले महू छावनी के थे, जाति से बाहर थे, मगर राजस्थान के बाड़मेर के शेरवा गांव के इस क्षेत्र के लोगों के लिए भी उन्होंने प्रावधान किया। वो लड़ाई लड़ी, यहाँ के आदमी मास्टर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बन सकता है। यहाँ की हमारी माता बहनें भी संविधान की वजह से सरपंच बन सकती हैं, प्रधान बन सकती हैं, एमएलए बन सकती हैं, मेंबर पार्लियामेंट बन सकती हैं। संविधान की देन है। और ये कांग्रेस भाजपाई मिलकर के उस संविधान को बदलने की, खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये हमारा हितकारी है, हमारे हितैषी है, हमारे दुश्मन है। बताइए, दुश्मन तो अपने दुश्मन को मजबूत करना चाहिए या उसको खत्म करना चाहिए? खत्म करना चाहिए। इसलिए कोई भी कांग्रेसी आपके बीच में और आप कहे, आप क्या करके आपकी बिरादरी का मामला, भैया सारा वोट हमें कांग्रेसियों को दे दो, सवाल पूछो उससे, क्यों दे दे बताइए? आपका फायदा हो सकता है, मगर मेरे बच्चों का, मेरे समाज का क्या फायदा है इसमें? आप एमएलए बनेंगे, इतने साल से एमएलए बनते चले आ रहे हैं रिजर्व सीटों पर, कभी मेघवाल जाति का बनता है तो कभी किसी और जाति का बनता है। बताइए, एक सवाल उठाया हो उन्होंने जनता के हित में विधानसभा बैठ करके? बंधुआ मजदूर बन जाता है, कुछ बोलता नहीं है। क्यों वोट डालें हम लोग? क्यों ना बहुजन मुक्ति पार्टी को हम लोग चुन करके एक बार भेजने का काम करें?
करेंगे कि नहीं करेंगे आप लोग? सारे लोग करेंगे या एक दो करेंगे? बहनें माताएं आप लोग नहीं करेंगी? बिल्कुल करें। आप लोग नहीं करेंगी तो हम एमएलए एमपी नहीं बन सकते हैं। आप लोगों को भी हाथ उठाना चाहिए, अपनी बहनों को अपनी माताओं को समझाना होगा घर घर जाकर के। निश्चित तौर पर आप लोग विजयी होंगे, आपका विधायक भी होगा, आपका सांसद भी होगा और कुछ सालों के बाद में सरकार भी आपकी होगी, हुक्मरान भी आप होंगे, देश के मालिक होंगे, प्रदेश के मालिक होंगे, तो भी अपनी समस्याओं का समाधान करने लायक बन सकते हैं। दुनिया में गुलामों की हजारों समस्याएं होती हैं, जो मालिक होते हैं, जो हुक्मरान होते हैं, उनकी एक भी समस्या नहीं होती है। होती है क्या? नहीं। अरे जो मालिक है उसकी क्या एक समस्या? वो तो देने वाला होता है। जो गुलाम होता है उसकी हजारों समस्याएं होती हैं। आज आप लोगों की हजारों समस्याएं हैं कि नहीं है? आपके बच्चों की पढ़ने लिखने की समस्या, लाल पीले हरे लाल कार्ड की समस्या, गरीबी की भुखमरी के कार्ड की समस्या, किसी को राशन की समस्या है, किसी को आधार कार्ड की समस्या है, किसी के वोटर कार्ड की समस्या है कि नहीं है? किसानों की समस्या। अरे हमारे लोग सच्चे प्रतिनिधि चुनकर के भेजेंगे। आप जब देश में हुक्मरान होंगे, सरकार आपकी होगी, आपकी समस्या रहेगी। मांगने वाले रहेंगे या देने वाले रहेंगे? देने वाले बनना है हमको, मांगने वाला नहीं बनना है। जो देने वाले होते हैं वो ऊपर होते हैं, जो मांगने वाले होते हैं उनको नीचे रखा जाता है। तो हम जब वोट दे करके कांग्रेस को जिता सकते हैं, भाजपा को सरकार बना सकते हैं, वो अपनी सरकार नहीं बना सकते। उनको हमारी जरूरत है, हमें उनकी जरूरत नहीं है। संख्या हमारी है, ये बात लोगों के दिमाग में बिठानी है। और इस मौके पर मैं आखिरी बात कह करके आपसे विदा लेना चाहूंगा। ईवीएम के बारे में अभी से जागृत कर रहा हूं, सारे भारत में हर राज्य में जा रहा हूं। कल मैं गुजरात में था, आज आपके बीच में हूं, कल मैं झुंझुनू में रहूंगा, परसों वाराणसी में रहूंगा, उसके बाद मैं बंगाल में जाऊंगा, उसके बाद में लगातार सारे देश भर के कार्यक्रम, उड़ीसा में से लेकर के और तेलंगाना में 30 तारीख को कार्यक्रम है। सारे भारत में मेरा पर्यटन का कार्यक्रम होता रहता है। इस तरीके से लगातार ये सारे प्रोग्राम हैं। आप लोगों के लिए, मेरे लिए पूरा भारत काम करने के लिए क्षेत्र है। आपके लिए केवल एक शेड़वा और आपका वार्ड में जिलाई है। अगल बगल के लोगों को समझाइए कि अब हमें किसी का गुलाम बन के नहीं रहना है। हमारी पार्टी आ चुकी है, हमें उसको मजबूत करना है। परिणाम चाहे जो भी हो, मगर हमारा वोट दुश्मन को नहीं जाना चाहिए, दुश्मनों की पार्टी को नहीं जाना चाहिए, जो हमारा सत्यानाश करने का काम करते हैं। हमारा वोट हमारे पास रहना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये बात लोगों को आपको समझानी है। भारत में पहली पार्टी है जो स्टाम्प पेपर पे लिख करके 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिखित में वादा करती जनता के साथ में, तब वोट मांगती है। और जीतने के बाद में उस स्टाम्प पे लिखे हुए वादों को अगर काम नहीं करती है, पूरा नहीं करती है, तो उसके खिलाफ में मुकदमा हो सकता है। इतनी बड़ी गारंटी देने वाली भारत की एकमात्र पार्टी है। ये लोग बहला करके, फुसला करके, बहका करके, पैसे बांट करके, दारू पिला करके 500 रुपया, 1000 रुपया दे करके आप लोगों से वोट की कीमत लगाते हैं। ये लोकतंत्र के दुश्मन लोग हैं। मान लीजिए 500 रुपए दे करके हमारे गरीब लोगों को उन्होंने वोट लेने का काम किया, तो 5 साल के लिए दिया ना बहन जी? 500 रुपए 5 साल के लिए दिया ना उसने? 1 साल का कितना होता है? 100 रुपया होता है ना सरपंच जी? 5 साल के लिए 500 रुपए में आपका वोट बहका के ले लिया उसने, दिखा करके। हमारे गरीब लोग क्या सोचते हैं? अरे यार, हमें किसी की सरकार बने, कुछ भी हो, हमें क्या करना है, एक वोट डालना जा करके, जाने दो भाड़ में। सामान्य बात नहीं है मेरे भाइयों, एक एक वोट की कीमत है। इस कीमत को समझिए। 5 साल में अगर 500 रुपए देकर के लिया, साल में 100 रुपया होता है, साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने का 100 रुपया और 1 महीने का निकालोगे तो 100 में 12 का भाग लगा दीजिए, 8.25 रुपए 1 महीने का पड़ेगा।
ये कभी गणित में लगाया होगा आप लोगों ने? एक महीने में कितने दिन होते हैं भैया? 30 दिन का 8.25 रुपए। अगर 8.25 रुपया को 30 से भाग लगा दो तो एक दिन का निकलेगा नहीं, 27 पैसा। चवन्नी भिखारी लेता है? नहीं है? नहीं लेते। सरकार चला रही है चवन्नी को? 5 रुपये भी नहीं चला रहे। 27 पैसा आपके वोट की कीमत पार्टियों की लगाता है ये दुश्मन, ये कांग्रेस से भाजपा के गुंडे लोग। अगर 500 रुपए देकर के आपका वोट खरीदा जाता है तो अंदाजा लगाइए आपको कितना नीचे गिरे स्तर पर पहुंचाने का काम इन दुश्मनों ने किया है। वोट अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती है, मगर ये लोग दारू पिला करके, मांस मदरा खिला करके, पैसा बांट करके आपके वोटों को खरीदने का काम करते हैं। ये बिकाऊ लोकतंत्र बना दिया है। हम इसको बदलना चाहते हैं, हम टिकाऊ बनाना चाहते हैं। स्वाभिमानी लोगों के लिए इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं और इसमें आप लोग मदद करेंगे। ऐसे में आप लोगों से दिल से अपील करता हूं, निश्चित तौर पर एक क्रांति का नाम बहुजन मुक्ति पार्टी, आप लोग बदलाव करने के लिए आने वाले चुनाव में खड़े होंगे, अपने समाज को तैयार करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को रोकता हूं, मगर फिर से दोबारा एक नारा आपके बीच में लगाना चाहूंगा और आपसे सहयोग चाहूंगा। आप लोग देने के लिए तैयार हैं? इस निकम्मी और नकारा सरकार को हमको भगाना होगा। चाहते कि नहीं चाहते आप लोग? जिसने आपकी रोजी रोटी को छीनने का काम किया है, रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। बिजली पानी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। शिक्षा रोजगार दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। सड़क खरंजा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। महिलाओं की रक्षा कर न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। वो सरकार बदलनी है। तो फिर किसकी सरकार बनानी है? बहुजन मुक्ति पार्टी। बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार बनानी होगी। इस संकल्प के साथ में, इस शपथ के साथ में हम लोग अपनी बात को यहीं पर रोकते हैं। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। इस अधिवेशन के मौके पर आपको 150-200 किलोमीटर तक जाना है, इसलिए यहीं पर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस अधिवेशन को सफल बनाए। जय मूलवासी। मगर याद रखना है आप लोगों को, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जय भीम, जय मूलवासी।